हेलो दोस्तों की एलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वहां पर फंसे भारतीय छात्रों पर पूरे देश की नजर टिकी है और वही पुराना सवाल अब भी पूछा जा रहा है कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल इंजीनियरिंग और दूसरे विषयों की पढ़ाई के लिए विदेश में जाते हैं। यहाँ तक कि उन देशों में भी पढ़ने जाते हैं जो देश शिक्षा के मामले में बहुत अच्छे नहीं है और जहां प्रमुख भाषा अंग्रेजी नहीं है, फिर भी इतनी अधिक संख्या में छात्र क्यों जाते हैं, इन सभी के बारे में, इन सभी के पीछे जो कारण है, उस सभी को आज इस वीडियो में विस्तार से समझा जाएगा और जाना जाएगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से वो देश में न पढ़कर दूसरे देशों में जो नजदीकी हो या छोटे देशों बड़े देशों में क्यों चले जाते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। हर वर्ष विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में 11 लाख से अधिक विद्यार्थी विभिन्न देशों में हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई और खान पान पर करीब 28 अरब डॉलर की राशि खर्च करते हैं। ये कोई कम राशि नहीं होती है। आने वाले 2024 तक ये संख्या 18 लाख हो जाएगी और इनका जो खर्च है वो 80 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि धनी और मध्यम वर्ग वाले जो परिवार है, भारतीय परिवार अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देशों में शिक्षा के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इन देशों में बड़े कॉलेजों में एडमिशन पाने, वही कार्य करने की अनुमति और बाद में बसने की इच्छा अपनी ओर तेजी से खींचती है। और ऐसे ही बड़ी संख्या में विद्यार्थी यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पोलैंड, रूस और चीन में मेडिकल साइंस की पढ़ाई के लिए जाते हैं। केवल यूक्रेन में ही करीब 18,000 भारतीय छात्र थे अगर आप युद्ध से पहले इन आंकड़ों को देखें। इसके पीछे के कारण को भी समझना होगा। इसकी एक वजह देश में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की कमी है। दिसंबर 2021 तक देश के 596 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए करीब 88,000 सीटें थी और बीडीएस जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है इसके लिए 27,498 सीटें थी, जिसमें से 44,000 सरकारी कॉलेजों में। इसमें पढ़ाई का खर्च कम और गुणवत्ता भी अच्छी होती है। अन्य सीटें प्राइवेट कॉलेज जहां पढ़ाई के मानक अलग अलग हैं मगर फीस बहुत ही अधिक। किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए एक विद्यार्थी को कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है और मैक्सिमम अगर आप देखें तो करीब वो 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है। जबकि यूक्रेन, चीन, रूस, फिलीपींस, बांग्लादेश और किर्गिस्तान जैसे देशों में यह 20 से 45 लाख रुपए में हो जाता है। इसमें हॉस्टल का भी खर्च शामिल है। इसमें से कई देशों में पढ़ाई की जो गुणवत्ता है वो उच्च स्तर की है और भारत की तुलना में शिक्षक और छात्र का अनुपात भी बेहतर है। इन देशों में प्राप्त की गई डिग्री को यूरोप के सभी देशों में मान्यता मिली हुई। इसे और थोड़ा सा विस्तार समझने के लिए हमें भारत और यूक्रेन की जो मेडिकल सेक्टर है, कितने कॉलेज हैं, किस प्रकार से संचालित होते हैं, इस सभी को हमें समझना होगा। तभी ये जो मुद्दा है, क्योंकि बहुत ही कठिन मुद्दा है और इस पे बात करना थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि दोनों देशों में, इसके साथ ही विश्व के अन्य देशों में जो मेडिकल सेक्टर है वो किस तरह से संचालित होते हैं और किस तरह से जो ये डिग्रियां हैं कितनी आसानी से और कितनी कठिनाई से प्राप्त की जाती है। यूक्रेन में करीब 20 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जो 3 तरह की होती हैं। पहला आपको होगा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरा नेशनल यूनिवर्सिटी, देखिए नाम में थोड़ा सा अंतर है। पहला है नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर का है नेशनल यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर का है स्टेट यूनिवर्सिटी। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार संचालित करती है। इसमें सिर्फ मेडिकल कोर्सेस होता है जिसे भारत की मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए जो अधिक छात्र होते हैं वो इन देशों में जाते हैं जहां पे भारत सरकार का सहयोग या जो मान्यता मिला हो। नेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से अलग है। इसमें मेडिकल के साथ साथ अन्य कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं। इसमें मेडिकल की पढ़ाई के लिए सिर्फ एक ब्रांच होता है। इसके साथ राज्यों की अपनी यूनिवर्सिटी है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों की पहली पसंद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी रहती है। भारत में 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर को पूरा करने के लिए कम से कम 13 लाख डॉक्टरों की आवश्यकता है। यूक्रेन यूरोप में मेडिकल छात्रों की सबसे बड़ी संख्या होने के कारण से चौथे स्थान पर है और इस तरह से अगर आप भारत से देखें तो करीब 24% यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। इस तरह से भारतीय मेडिकल स्टूडेंट के पास केवल 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अच्छे अंकों के साथ नीट एग्जाम को पास करना, जो बहुत ही टफ माना जाता है किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। और तीसरा जो ऑप्शन होता है विदेशों में जाकर पढ़ना, जो सबसे आसान होता है क्योंकि यहाँ पे पैसा भी कम लगता है और एडमिशन भी आसानी से हो जाता है। मेडिकल शिक्षा ही क्यों, देश में पूरी शिक्षा व्यवस्था का बाजारीकरण हो चुका है। यूक्रेन की एमबीबीएस की डिग्री भारत में सीधे तौर पर मान्य नहीं है। इसके बाद भी छात्र अपने देश के संस्थानों को छोड़कर यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन जैसे देशों में एडमिशन लेना ज्यादा आसान होता है और फीस भी कम होती है। उदाहरण के रूप में अगर आप समझें तो उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों की 1 वर्ष की जितनी फीस है उतने में यूक्रेन में पूरे एमबीबीएस का कोर्स हो जाता है। यूक्रेन और चीन से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को भारत में सीधे प्रैक्टिस करने पर रोक है। इसके लिए इन्हें नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा जो आयोजित एग्जाम की जाती है उसको पास करना होता है। इसलिए आधे से ज्यादा छात्र इस एग्जाम को न देकर दूसरे देशों में चले जाते हैं जहां पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है और जो एग्जाम देते भी है इसमें अधिकतर पास नहीं होते। यूक्रेन में 6 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई और इसके बाद 2 साल की इंटर्नशिप होती है। भारत में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसी वर्ष नीट एग्जाम पास करना होता है, जबकि भारत के बाहर नीट एग्जाम पास करने के 3 वर्ष के अंदर कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस तो कम है
लेकिन एडमिशन लेना उतना ही अधिक कठिन होता है। इसकी प्रमुख वजह जो है वो सीटों का कम होना। सरकार ने निर्देश भी दिया है कि प्राइवेट कॉलेजों में 50% सीटों की फीस सरकारी जो कॉलेज होते हैं उसके बराबर लगेगा। देश के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, जिससे सीटों की संख्या बढ़ेगी और जो फीस होगा आने वाले समय में कम होगा। यूक्रेन के कॉलेजों में 100% उपस्थिति जो प्रेजेंटी होता है वो जरूरी होता है। कम होने पर एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा एक दिन की अनुपस्थिति होने पर 2400 भारतीय रुपए के बराबर आपको जुर्माना भी देना होता है। यूक्रेन के अधिकतर कॉलेजों को भारतीय मूल के लोगों ने ही ठेके पर ले रखा है, जिनका प्रबंधन भी यही लोग कर, और इन्होंने छात्रों को इसलिए रोके रखा कि फरवरी माह में होने वाले नए एडमिशन पर कोई असर ना पड़े, जबकि घटना की जानकारी इन्हें पहले से ही थी। इसके बाद भी लगातार एडमिशन ले रहे थे। बताया ये भी गया कि करीब 23 फरवरी तक यहाँ पे एडमिशन हुए हैं। एक तो भारत देश में मेडिकल शिक्षा में भी आधे से अधिक सीटें आरक्षित है, जबकि यूक्रेन में आरक्षण जैसे कोई शब्द नहीं है। अभी हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने 15% ऑल इंडिया कोटे में भी इस तरह से आरक्षण का प्रावधान किया है। यूपी के चुनावी भाषण में मोदी जी ने कहा कि निजी कॉलेजों में मेडिकल की जो फीस है वो आधी की जाएगी और गरीब का बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, इसलिए मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में की जाएगी। भारत और यूक्रेन में बनाए गए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अंतर है। 2015 में विदेशों में डॉक्टरी पढ़ने की इच्छुक 3398 छात्रों को भारतीय चिकित्सा परिषद ने प्रमाण पत्र दिया। 2018 में यह बढ़कर 17,504 हो चुका है और 2022 में देखेंगे तो इस तरह से संख्या लगातार दोगुनी होती जा रही है। तो ये सबसे बड़ा इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भारतीय छात्र हैं वो विदेशों में लगातार पढ़ने जा। विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई खत्म करने के बाद भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जिसे FMGE के नाम से जानते हैं, इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही डॉक्टरी करने का लाइसेंस आपको भारत में मिलेगा कि आप कहीं पे प्रैक्टिस करेंगे या कोई भी डॉक्टर बनेंगे। 300 नंबर की इस परीक्षा में 150 नंबर लाना अनिवार्य होता है, लेकिन 79% छात्र इसमें फेल हो जाते हैं और किसी तरह से 21% डॉक्टर ही भारत में बनते हैं। तो आप इस ग्राफ को देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। एक साइड में आपको यहाँ पे एग्जाम वर्ष दिया गया, उसके बाद टेस्ट में शामिल लोग दिया गया, इसके बाद पास का परसेंटेज भी दिया गया और कितने पास हुए संख्या में भी दिया गया। तो जून 2018 से देखिए दिसंबर 2020 तक इन आंकड़ों को देखिए, तो यहाँ पे एक समय में सबसे नीचे आप आएंगे, तो सबसे नीचे आइए आपको समझ में आएगा कि टोटल 85,722 बच्चों ने इस एग्जाम को दिया है 3 सालों में, और पास कितने हुए 17,812। परसेंटेज वाले सेक्शन में देखिए तो 20.77% ही इस एग्जाम को पास कर पाए। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि इन 3 सालों में कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने डॉक्टर बने। इसी तरह से अगर आप जून 2021 के आंकड़े देखें तो 18,048 बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था और 4238 बच्चे ही पास हुए हैं। इसी तरह से दिसंबर 2021 में 23,000 से अधिक बच्चों ने इस एग्जाम को दिया और 5,665 बच्चे ही पास हुए। तो आप सभी को परसेंटेज में निकालेंगे तो कुल मिला के लगभग वही 20% और 21% आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह का जो आंकड़ा है कि कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं और कितने बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और कितने बच्चे डॉक्टर बनते हैं। इसके साथ फेल होने के कारण भी बताए गए हैं, जैसे विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को पेशेंट ट्रीटमेंट का एक्सपोजर काफी कम होता और इसके लिए इन्हें दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है। विदेशी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज सीखना पड़ता है, क्योंकि हर देश की मेडिकल की पढ़ाई अपने ही भाषा में होती है। इसके कारण से जब यही छात्र भारत आकर एग्जाम देते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो फेल जैसी होने की समस्याएं इनके सामने होती है और आधे से अधिक बच्चे इसी तरह से फेल हो जाते हैं। 2021 में करीब 17 लाख बच्चों ने नीट एग्जाम दी थी, जिसमें से 87,000 या करीब 5% बच्चों का ही एडमिशन हुआ। ऐसे में लाखों छात्रों का दूसरे देशों में जाकर पढ़ना एक मजबूरी बन जाता है, क्योंकि न तो प्राइवेट में सीटें बढ़ेंगी और न ही गवर्नमेंट में। भारत में निजी कॉलेज चलाने वाले कोई आम लोग तो है नहीं, बल्कि बड़े बड़े नेता, नौकरशाह और धनी कारोबारी हैं, जो फायदे के लिए सरकारी व्यवस्था को भी बदलने की ताकत रखते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ महाराष्ट्र ने देश की कुल 48% MBBS की सीटें ले रखी है। खास बात यह भी है कि 276 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में से 165 इन 7 राज्यों में ही है। तस्वीर का दूसरा पक्ष समझा जाए तो यूक्रेन में फंसे अधिकतर छात्र बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे हिंदी भाषी प्रदेशों से रहने वाले हैं। इन राज्यों की लगभग 65 करोड़ आबादी पर देश की कुल MBBS की 30% सीटें हैं। बड़े दुख की बात है कि नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई के खर्च के हिसाब से देखा जाए तो यूक्रेन दुनिया के कई देशों से काफी सस्ता है, इसलिए न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे कई देशों के छात्र भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। अब अगर हम दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में भी हमें समझना होगा, दिल्ली में MBBS कोर्स संचालित करने वाले 10 मेडिकल कॉलेजों में से 8 सरकारी कॉलेज और कुल यहाँ पे 1477 सीटें हैं, जहां फीस तो ज्यादा नहीं है, लेकिन स्थिति यह है कि RML अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में 3 साल में ही MBBS की पढ़ाई हो रही है, लेकिन अब तक भवन बनकर तैयार नहीं हुआ। इसी तरह DDU अस्पताल में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की योजना थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। गाजियाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में 1 वर्ष की फीस 22 लाख रुपए है और अंतिम वर्ष में 12 लाख रुपए। इस तरह से अगर देखा जाए
तो पूरे कोर्स का फीस 1 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे इस तरह से मेडिकल सेक्टर का क्या हाल है। बिहार की बात किया जाए तो बिहार राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 1850 सीटें हैं। आजादी के बाद से 2005 तक केवल 6 मेडिकल कॉलेज यहां पे बने थे और पिछले 16 सालों में 6 नए मेडिकल कॉलेज और 12 निर्माणाधीन है। इसके साथ ही यहाँ पे शुरू से ही स्टाफ की कमी। मध्य प्रदेश राज्य में मेडिकल काउंसिल में 137 डॉक्टर रजिस्टर्ड है जो रूस, फिलीपींस, अबू धाबी सहित अन्य देशों से डिग्री लेकर आए हैं। इसके साथ ही हमें यह भी बात करना होगा कि क्या इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन होगा या प्राइवेट सेक्टर को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा तो ये समस्याएं खत्म होगी। ऐसे जो प्रश्न आपके मन में बन रहे हैं इस पर क्या राय होगी? क्या देश में प्राइवेट सेक्टर द्वारा अधिक संख्या में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने से वर्तमान समस्या दूर हो जाएगी? प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ने से खर्च में कोई कमी नहीं आएगी? इस बात को आप सभी ध्यान रखें, बल्कि वृद्धि ही होगी। और शिक्षा की गुणवत्ता भी कम हुई है। केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे कॉलेज बनाने में बहुत ही पीछे रही है जहां कम खर्च में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त की जा सके। देश में शिक्षा बजट आज भी उतना नहीं है जितना भारत जैसे बड़े देश के लिए होने चाहिए। और सबसे अधिक समस्या यहाँ पे संसाधनों को लेकर आती है कि पैसा तो है, पैसा तो अलॉट हो जाता है, लेकिन वो किस तरह से कहाँ पे कितना यूज करना है या अगर ये गया है तो कितना पैसा खर्च हुआ, इन सभी के बारे में आज भी यहाँ पे समस्याएं बनी हुई है। यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों में किसी का 5वां वर्ष तो किसी का पहला वर्ष है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे छात्रों के लिए भारत में मेडिकल शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है या नहीं, जहां पहले से ही माता पिता को नर्सरी में एडमिशन दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मध्यम वर्ग के परिवारों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इनको कितना संघर्ष करना पड़ेगा जहां प्राइवेट कॉलेजों में सीटों को लाखों रुपया में बेच दिया जाता है कि आप पैसा दीजिए आपको ये दे दिया जाएगा। कहीं कहीं तो ऐसी है कि डिग्री ही बेच दिया जा रहा है। इनके पिता ने अपने बेटे की मौत के बाद भारत की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया कि मेरे बेटे ने 97% अंक प्राप्त किया था लेकिन वो राज्य में मेडिकल सीट हासिल नहीं कर सका, इसलिए मजबूरी में यूक्रेन पढ़ने भेजा। और आज हमारे सामने ऐसी स्थिति खड़ी हो चुकी है कि हमारा बेटा इस तरह से अपनी जान को गंवा चुका है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई में पहले 3 वर्षों तक थ्योरी पढ़ाई जाती है, चौथे वर्ष से प्रैक्टिकल शुरू और हॉस्पिटल जाकर डॉक्टरी का काम सीखना होता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ाई जा सकती है ऑनलाइन, लेकिन जो प्रैक्टिकल की बात होती है अस्पताल में कहाँ पे जाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न बन रहा है। एक सुझाव यह भी है कि इन छात्रों को अन्य देशों में आगे पढ़ाई जारी करने की इजाजत देने पर विचार किया जाए। इसके लिए कई नियमों में बदलाव करना होगा। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर आक्रमण किया था तब क्राइमिया मेडिकल कॉलेज के छात्रों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया गया था, लेकिन यह कुछ निश्चित समय के लिए ही सही रहेगा, नहीं तो फिर यही समस्या आएंगी कि जैसे ही युद्ध का माहौल खत्म होगा या कोरोना वायरस का माहौल खत्म होगा तैसे ही लाखों करोड़ों बच्चे दूसरे देशों में जाने लगेंगे, फिर कोई संकट आएगा तो फिर सभी को लाओ। इस तरह से समस्याएं हमेशा बनी रह सकती है। कुछ घटनाओं का जिक्र किया जाए तो आपको समझ में आएगा कि जो छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं उनके साथ किस किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। जैसे अभी हाल ही की घटना है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में पढ़ने वाले करीब 2000 भारतीय छात्र अजीब परेशानी में फंस चुके हैं क्योंकि 3 कॉलेजों के प्रशासन ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसके कारण से इनका जो भविष्य है वो अभी खतरे में पड़ा हुआ है। कुछ ऐसा ही आज से 6 साल पहले अमेरिका में 306 भारतीय छात्रों के साथ हुआ था। कुछ घटनाएं तो इस तरह से घटित होती हैं वो सामने नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको हर साल इस तरह की छोटी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि ऐसा हो गया, वहां पे कॉलेजों ने एडमिशन लिया, वहां पे पढ़ाई नहीं हुई, वहां पे पैसा लेके भाग गए। ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल जाए। और इस वीडियो के अंत में अगर अंतिम पॉइंट के रूप में बात किया जाए तो यूक्रेन छोड़कर आने वाले छात्रों के लिए पोलैंड की यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोले जाएंगे, ऐसा सरकार का कहना है, लेकिन विस्तृत जानकारी का इंतजार है। ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि यूक्रेन और पोलैंड की फीस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बढ़ती समस्या को देखते हुए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नियम को बदला है कि कोई भी राज्य फीस नहीं लेगा, इसके लिए एफएमजी एग्जाम पास करना होगा। ये सभी बातें ध्यान रखिएगा और अलग से इनके लिए 7.5% सीटें तय कर दी गई है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो भारतीय छात्र हैं किसी भी कारण से अगर विदेशों में पढ़ने जाते हैं, चाहे वो फीस के कारण से या आसानी से एडमिशन होने के कारण से या कोई और भी कारण हो सकता है, इसके कारण से जाते हैं तो इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत देश में वो कौन सी ऐसी जरूरत है जो नहीं पूरी होती जिसके कारण से ये बच्चे इस तरह से यहाँ पे पढ़ने जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोगों को ये पता चले कि अगर भारत में हम पढ़ रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो किस तरह से समस्या का सामना करना पड़ेगा, और अगर हम विदेश में पढ़ने जाते हैं तो क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं और क्या क्या समस्याएं वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का केएलडी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।